तो कल्पना कीजिए कि एक भौतिक विज्ञानी है, मतलब एक फिजिसिस्ट, जो गुरुत्वाकर्षण को मापने की कोशिश कर रहा है। वो एक सेब को पेड़ से गिराता है और समय नोट करता है। सेब हमेशा नीचे ही गिरता है ना? बिल्कुल। विज्ञान का यही तो उसूल है। हाँ, लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सेब तय करे कि आज वो बहुत बुरे मूड में है और वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर आसमान की तरफ उड़ने का फैसला कर ले। अरे बाप रे, ये तो पूरी फिजिक्स ही पलट जाएगी। बिल्कुल। या शायद वो सेब ये सोचे कि अरे, ये वैज्ञानिक मुझे क्यों घूर रहा है, और शर्म के बारे गिरना ही बंद कर दे। सुनने में ये एक मजाकिया और बेतुकी स्थिति लगती है, बहुत मजाकिया है। लेकिन जो लोग मानव समाज और इंसानी व्यवहार का अध्ययन करते हैं ना, उनके लिए ये रोजमर्रा की हकीकत है। इंसान रसायनों या पत्थरों की तरह एक तय नियम पर नहीं चलते। हाँ, इंसान बहुत अप्रत्याशित होते हैं। उनका दिमाग पत्थरों जैसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है द सोशियोलॉजी रिसर्च ब्लूप्रिंट। एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है ये। जी, ये यूजीसी नेट के छात्रों के लिए एक गाइड है, लेकिन हमारा मिशन कोई परीक्षा पास करना नहीं है। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि जब इंसान खुद एक दूसरे का अध्ययन कर रहे हों, तो वैज्ञानिक उस चीज तक कैसे पहुंचते हैं जिसे हम सत्य कहते हैं। हाँ, क्योंकि सूचनाओं के इस भारी शोर में सच खोजना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ज्ञान के मोती कैसे तलाशते हैं? ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये साफ करना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया किसी लैब कोट या टेस्ट ट्यूब से शुरू नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रयोगशाला से बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये मानव मस्तिष्क की गहराइयों और दर्शन से शुरू होती है। हमारी स्रोत सामग्री विज्ञान के दो सबसे बुनियादी स्तंभों की बात करती है। मेथडोलॉजी मतलब कार्यप्रणाली, और मेथड्स मतलब विधियां। कार्यप्रणाली और विधियां। हाँ, और आम बोलचाल में लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। तो मतलब ये अंतर कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी आर्किटेक्ट के नक्शे और एक बढ़ई के हथौड़े के बीच का अंतर हो, है ना? अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, क्योंकि कार्यप्रणाली या मेथडोलॉजी वो नक्शा है, वो पूरा विज्ञान और दर्शन है जो तय करता है कि इमारत कैसी दिखेगी और उसे उस खास तरीके से ही क्यों बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ विधियां या मेथड्स क्या है? वे उपकरण हैं, जैसे एक प्रश्नावली हो गई, कोई सर्वे या फिर साक्षात्कार। जिनसे वो बढ़ई अपनी कीलें ठोकता है और डेटा इकट्ठा करता है। एकदम सही। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हथौड़ा कितना भी चमकदार या नया क्यों ना हो, अगर आर्किटेक्ट का नक्शा ही गलत है तो वो इमारत पहली बारिश में ढह जाएगी। क्या बात है! मतलब नक्शा सही होना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये नक्शा बनाने का काम दर्शन की एक विशेष शाखा से होता है, जिसे ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी, ये शब्द ही काफी भारी लगता है। है भारी। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात पर सवाल उठाता है कि हम जो जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं। क्या हमारा सत्य वास्तव में सत्य है या सिर्फ हमारा भ्रम है? अच्छा, तो ये सच्चाई की जड़ तक जाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यहीं पर दो महान विचारकों के बीच एक ऐतिहासिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ फ्रांसिस बेकन है, जो अनुभवाद या एम्पिरिसिज्म के पैरोकार है। एम्पिरिसिज्म मतलब जो अनुभव से आता है। हाँ, उनका तर्क सीधा है कि सच्चा ज्ञान केवल हमारी इंद्रियों से, हमारे भौतिक अनुभवों से आता है। जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, वही सच है। लेकिन आधुनिक दुनिया में सिर्फ इंद्रियों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? वो कैसे? मतलब अगर हम आज के संदर्भ में सोचें, तो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देख सकता है जहां कोई प्रसिद्ध नेता कुछ अजीबोगरीब बात कह रहा है। अरे हाँ, डीप फेक वीडियोस। बिल्कुल। अनुभववाद के हिसाब से तो कोई कहेगा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए सच है। हाँ, बेकन तो यही कहेंगे। लेकिन फिर रेने डेस्कार्टेस का तर्कवाद या रैशनलिज्म सामने आता है। डेस्कार्टेस कहते कि आंखें धोखा दे सकती हैं। वो वीडियो एक एआई डीप फेक हो सकता है। बिल्कुल, परछाइयां गलत हो सकती हैं, होंठों की हरकत बेमेल हो सकती है। हाँ, इसलिए सच्चा ज्ञान हमारी इंद्रियों से नहीं, बल्कि हमारी तार्किक सोच से आता है, लॉजिक से। हमें तर्क लगाकर ये निष्कर्ष निकालना होगा कि वो वीडियो असली है या नकली,
बहुत सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन सत्य को खोजने की ये बहस यहीं नहीं रुकती। विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो खुद पर संदेह करता है। खुद पर संदेह? हाँ, कार्ल पॉपर नामक दार्शनिक ने इसे मिथ्याकरण या फॉल्सिफिकेशन का नाम दिया। विज्ञान का काम अपने सिद्धांतों को बार बार सही साबित करना नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या है? इसके बजाय एक सच्चा वैज्ञानिक हमेशा अपने ही सिद्धांत को गलत साबित करने की कोशिश करता है। अगर कोई सिद्धांत हर तरह की परीक्षा के बाद भी नहीं टूटता, तो हम उसे फिलहाल के लिए सत्य मान लेते हैं। अरे वाह, ये तो विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब वैज्ञानिक वो नहीं है जो कहता है देखो मैं सही हूं, बल्कि वो है जो कहता है कोई है जो मुझे गलत साबित कर सके। हाँ, और जब कोई पुराना सिद्धांत गलत साबित हो जाता है, तो जो उथल-पुथल होती है, उसे थॉमस कुन ने पैराडाइम शिफ्ट कहा है। पैराडाइम शिफ्ट? हाँ, ब्लूप्रिंट में गियर और टूटते हुए चक्रों की एक तस्वीर है जो इसे दर्शाती है। विज्ञान एक शांतिपूर्ण सीधी सड़क पर नहीं चलता, ये संकटों से होकर गुजरता है। मतलब जब पुराने नियम जवाब देना बंद कर देते हैं तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। समाजशास्त्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये चश्मा बहुत ही अलग तरह का होना चाहिए। बिल्कुल अलग होना चाहिए। बेकन और डेकार्टेज ने जो नियम बनाए, वे पत्थरों, गुरुत्वाकर्षण और रसायनों के लिए तो ठीक काम करते हैं। हाँ, पत्थर की कोई भावना थोड़ी ना होती है। वही तो, रसायन को बुरा नहीं लगता कि आप उसे टेस्ट ट्यूब में उबाल रहे हैं। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान का अध्ययन करता है, तो स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। और इसी मोड़ पर मुझे लगता है कि ये ब्लूप्रिंट अपने सबसे पेचीदा हिस्से में प्रवेश करता है, नियमों से हटकर भावनाओं और व्याख्याओं की दुनिया में। हमारी स्रोत सामग्री में एक शब्द है हर्मेन्यूटिक्स। अरे हाँ, हर्मेन्यूटिक्स। सुनने में किसी रहस्यमय विधा जैसा लगता है, लेकिन असल में ये व्याख्या करने की कला है। प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच की ये खाई बहुत गहरी है। बिल्कुल, और इस खाई को समझने के लिए हमें बहुत सारे दार्शनिकों के नामों में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस मुख्य विचार को पकड़ना है जिसे मार्टिन हेडेगर ने हर्मेन्यूटिक सर्कल कहा था। हर्मेन्यूटिक सर्कल, ये कैसे काम करता है? ये व्याख्या का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जहां अंश मतलब पार्ट और पूर्ण मतलब होल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंश और पूर्ण। अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो क्या ये इंटरनेट कल्चर को समझने जैसा नहीं है? कैसे, जरा समझाइए। मान लीजिए कोई शोधकर्ता भविष्य में आज के किसी एक मीम या ट्वीट का अध्ययन कर रहा है। वह अकेला ट्वीट एक अंश है, ठीक है, लेकिन उस ट्वीट का मजाक या उसका व्यंग तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि वह पूरी इंटरनेट संस्कृति को न समझे, जो कि पूर्ण है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर एक और समस्या आती है। उस पूरी संस्कृति को समझने के लिए उसे ऐसे ही हजारों छोटे छोटे ट्वीट्स पढ़ने होंगे। हाँ, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। और आपको पता है इस चक्र में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? शोधकर्ता का अपना दिमाग। शोधकर्ता के खुद के विचार। हाँ, एमिल दुर्खीम जैसे शुरुआती समाजशास्त्री मानते थे कि शोधकर्ता को पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक सर्जन की तरह। बिल्कुल, एक सर्जन की तरह जो बिना किसी भावना के अपना ऑपरेशन करता है। लेकिन देखिए, यहां मुझे थोड़ा संदेह है। एक सर्जन का काम शरीर को काटना है, विचारों को नहीं। हाँ, सही पॉइंट है। अगर मैं किसी दूसरे समाज के राजनीतिक मान्यताओं का अध्ययन कर रहा हूं, तो क्या यह संभव है कि मेरी अपनी राजनीतिक मान्यताएं, मेरे अपने पूर्वाग्रह, मेरे निष्कर्षों में ना झलके? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एमिल दुर्खीम की यह पूर्ण वस्तुनिष्ठता इंसानों के मामले में एक हवाई किला नहीं है? आपकी ये चुनौती समाजशास्त्र की सबसे बड़ी बहसों में से एक कुछ होती है। पूर्ण वस्तुनिष्ठता शायद सच में एक भ्रम है। और इसीलिए आधुनिक समाजशास्त्र में रिफ्लेक्सिविटी का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें शोधकर्ता ये दिखावा नहीं करता कि वो एक रोबोट है। तो वो क्या करता है? इसके बजाय वो अध्ययन के दौरान लगातार अपना खुद का भी आलोचनात्मक परीक्षण करता है। वो खुद से पूछता है कि मैं इस इंसान की बात को इस तरह क्यों समझ रहा हूँ? क्या मेरे खुद के सांस्कृतिक चश्मे का रंग इस डेटा को बदल रहा है? अच्छा, मतलब खुद पर भी नजर रखना। और मुझे याद है एंथनी गिडेंस ने तो इसे और भी जटिल बना दिया है अपने डबल हर्मेन्यूटिक्स के सिद्धांत से। हाँ, डबल हर्मेन्यूटिक्स। मतलब प्राकृतिक विज्ञान में एक वैज्ञानिक सिर्फ एक खामोश दुनिया की व्याख्या करता है, लेकिन समाजशास्त्र में हम उन लोगों की व्याख्या कर रहे हैं जो पहले से ही अपने दिमाग में अपनी दुनिया की व्याख्या कर रहे हैं। एकदम सही। ये तो वो हॉलीवुड की इंसेप्शन फिल्म की तरह हो गया, व्याख्या के भीतर एक और व्याख्या। ये बिल्कुल वैसा ही है।
अब सोचिए, इतनी व्यक्तिपरक और भावनाओं से भरी इस दुनिया में एक शोधकर्ता बिना भटके अपना काम कैसे पूरा करे। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए अनुसंधान डिजाइन या रिसर्च डिजाइन की आवश्यकता होती है। यह वह चरण है जहां दर्शन शास्त्र की हवाई बातें जमीन पर उतरती हैं और तर्क का रूप लेती हैं। यहाँ दो प्रमुख तार्किक रास्ते हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इन दोनों रास्तों का फर्क बहुत दिलचस्प है। जी। आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव तर्क एक जासूस की तरह काम करता है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। जासूस की तरह? हाँ, एक जासूस अपराध स्थल पर बिखरे हुए छोटे छोटे सुराग, एक सिगार का टुकड़ा, एक टूटा हुआ शीशा इकट्ठा करता है और अंत में एक बड़ा सिद्धांत बनाता है कि हत्या किसने की। बहुत ही बढ़िया उदाहरण। समाजशास्त्र में भी शोधकर्ता पहले कुछ विशिष्ट घटनाओं का अवलोकन करते हैं, पैटर्न खोजते हैं और फिर एक नया सिद्धांत बनाते हैं। बिल्कुल। जहां उन्होंने अलग-अलग पुलिस रिकॉर्ड्स के आधार पर आत्महत्या का एक सामाजिक सिद्धांत तैयार किया। हाँ। दूसरी ओर निगमनात्मक या डिडक्टिव तर्क बिल्कुल उल्टी दिशा में चलता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है। मतलब पहले से कोई थ्योरी होती है। हाँ, यहाँ हम शून्य से शुरुआत नहीं करते। हमारे पास पहले से ही एक बड़ा सिद्धांत होता है, हम उससे एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस निकालते हैं और फिर वास्तविक दुनिया के विशिष्ट मामलों में उसकी जांच करते हैं। जैसे गणित की क्लास में होता है। बिल्कुल, जैसे एक गणित का शिक्षक जो पहले बोर्ड पर पाइथागोरस प्रमेय लिखता है और फिर छात्रों से उसे अलग-अलग त्रिकोणों पर लागू करके सिद्ध करने को कहता है। तो ये हो गए हमारे तार्किक रास्ते, और इन रास्तों पर चलने के लिए ब्लूप्रिंट में एक 8 चरणीय यात्रा का उल्लेख है, अंत में रिपोर्ट लिखने तक। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक भटकी हुई जिज्ञासा को ठोस विज्ञान में बदलने का फॉर्मूला है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक हिस्सा मुझे चरों की पहचान लगता है। चरों मतलब वेरिएबल्स की शारीरिक रचना समझना शोध की जान है। हाँ, वेरिएबल्स वे तत्व हैं जिन्हें हम माप सकते हैं और जो बदल सकते हैं। मुख्य रूप से हम ये देखना चाहते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसे समझने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है, मोबाइल फोन और पढ़ाई का। आज के समय का सबसे जरूरी उदाहरण। बिल्कुल। मान लीजिए हमारा शोध ये जानना चाहता है कि अध्ययन के घंटों का परीक्षा के परिणाम पर क्या असर होता है। यहाँ अध्ययन के घंटे हमारा स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये कारण है, कॉज। हाँ, शोधकर्ता इसमें बदलाव कर सकता है और परीक्षा का परिणाम हमारा आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर असर पड़ने वाला है। सुनने में ये बहुत सीधा साधा समीकरण लगता है, ज्यादा घंटे पढ़ाए मतलब बेहतर परिणाम। लेकिन असली दुनिया इतनी सरल नहीं है ना। हाँ, यही तो गड़बड़ होती है। यहाँ बाहरी तत्व घुसपैठ करते हैं। हाँ, और यहीं पर मध्यस्थ चर मतलब इंटरवीनिंग वेरिएबल की एंट्री होती है। मान लीजिए वो छात्र पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है। ठीक है। अगर वो फोन पर ऑनलाइन क्लास ले रहा है या एजुकेशनल वीडियो देख रहा है तो ये फोन एक सकारात्मक मध्यस्थचर बन जाता है जो परिणाम को और बेहतर कर देगा। बिल्कुल। लेकिन असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब यही मोबाइल फोन एक कन्फाउंडिंग चर का रूप ले लेता है। हाँ, कन्फाउंडिंग चर किसी भी शोधकर्ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसा छिपा हुआ नकारात्मक चर है जो पूरे शोध को भटका सकता है। सोचिए, छात्र ने 8 घंटे अध्ययन के नाम पर कमरे का दरवाजा बंद रखा, जो हमारा स्वतंत्र चर है। लेकिन उन 8 घंटों में वो फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देखता रहा। बाप रे, ये तो पूरा डेटा ही खराब कर देगा। बिल्कुल, ये कन्फाउंडिंग चर है। परीक्षा का परिणाम खराब आएगा। अगर शोधकर्ता को इस इंस्टाग्राम वाले चर के बारे में नहीं पता है तो वो ये गलत निष्कर्ष निकाल लेगा कि ज्यादा पढ़ाई करने से नंबर कम आते हैं। हाँ, और वो पूरी दुनिया को यही गलत थ्योरी बता देगा। वही तो, ये साबित करता है कि किसी शोधकर्ता का मुख्य काम सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि इन छिपे हुए कन्फाउंडिंग चरों को पहचानकर उन्हें नियंत्रित करना है। एकदम सही बात है। और एक बार जब ये ढांचा खड़ा हो जाता है तब शोधकर्ता निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन के चरण में कदम रखता है। मतलब डेटा कलेक्शन का समय। हाँ, उससे ये तय करना होता है कि वो अपना डेटा कहाँ से और किस समय सीमा के भीतर इकट्ठा करेगा। अनुसंधान के वर्गीकरण में कई शाखाएं हैं, लेकिन समय के आधार पर होने वाले 2 शोध सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं। एक तो है अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल शोध, जहां हम एक ही समूह का सालों तक पीछा करते हैं ताकि देख सकें कि वे समय के साथ कैसे बदलते हैं। बिल्कुल।
लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ऐतिहासिक शोध और एक्सपोस्ट फैक्टों के बीच का तकनीकी अंतर है। ये थोड़ा ट्रिकी है। ऐतिहासिक शोध तो साफ है, सिंधु घाटी सभ्यता या मुगल काल का अध्ययन करना, जहां सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है। हाँ, ऐतिहासिक शोध में आपके पास कोई नियंत्रण नहीं होता, आप सिर्फ पुराने दस्तावेज खंगालते हैं। लेकिन एक्सपोस्ट फैक्टो का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। वो कैसे? यह उन स्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां हम किसी चर में जानबूझकर बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनैतिक होगा या संभव नहीं होगा। क्या हम इसे किसी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल, बताइए कैसे? मान लीजिए किसी शहर में एक भयानक दंगा हो गया। एक शोधकर्ता के तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि आइए एक और दंगा करवाकर देखते हैं कि लोगों पर क्या असर होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। घटना तो घटित हो चुकी है। अब हम वर्तमान में खड़े होकर उस दंगे के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उन कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने वो दंगा भड़काया। यह एक बहुत ही सटीक उपमा है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही है घटना के बाद। आप समय को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन आप परिणामों के सुरागों से पीछे की ओर चलकर कारणों का एक नक्शा बना सकते हैं। कमाल की बात है। और अब चाहे आप दंगे का अध्ययन कर रहे हो या किसी सामान्य व्यवहार का, आपको लोगों से बात तो करनी ही होगी। हाँ, लेकिन एक शोधकर्ता पूरी दुनिया या पूरे देश के हर नागरिक से बात नहीं कर सकता। और यहीं पर नमूनाकरण या सैंपलिंग का विज्ञान काम आता है। हमें एक छोटा समूह चुनना होता है जो पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल। संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो समझ में आती है, जैसे लॉटरी सिस्टम, जहां हर व्यक्ति के चुने जाने का एक समान मौका होता है। लेकिन असली रोमांच गैर संभाव्यता या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में है। हाँ, खासकर स्नोबॉल सैंपलिंग में। स्नोबॉल सैंपलिंग। समाजशास्त्र में अक्सर हमें ऐसे लोगों का अध्ययन करना होता है जो कोई सार्वजनिक सूची या लॉटरी में नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जो समाज की नजरों से छिप कर रहते हैं या जिनका कोई गुप्त नेटवर्क होता है। अरे, अगर इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो यह किसी मोहल्ले की गपशप वाली आंटी को खोजने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हमें किसी दुर्लभ शौक या गुप्त काम करने वाले समूह तक पहुंचना है। हम सीधे जाकर सबसे सवाल नहीं कर सकते। हम बस उस एक इंसान को खोजते हैं जो उस नेटवर्क का हिस्सा है। एक पहला कांटेक्ट। वो इंसान हम पे भरोसा करता है और हमें दूसरे इंसान से मिलवाता है, दूसरा तीसरे से। जैसे पहाड़ की चोटी से बर्फ का एक छोटा सा गोला यानी स्नोबॉल नीचे लुढ़कता है। हाँ, और अपने साथ और बर्फ लपेटते हुए बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। छिपे हुए नेटवर्क्स का पर्दाफाश करने के लिए ये एक शानदार तकनीक है ना? और सैम्पलिंग की दुनिया में दो और शब्द हैं जो अक्सर अच्छों को चकरा देते हैं। स्तरीकृत यानी स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। सच में ब्लूप्रिंट का ये हिस्सा थोड़ा दिमागी कसरत मांगता है। हाँ। स्तरीकृत सैंपलिंग में हम एक बहुत ही मिश्रित आबादी को छोटे छोटे स्ट्राटा या स्तरों में बांटते हैं। खासियत यह है कि हर समूह के अंदर के लोग एक जैसे यानी होमोजीनियस होने चाहिए। एक उदाहरण से समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? जैसे अगर हम किसी विश्वविद्यालय का अध्ययन कर रहे हैं तो हम प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों के अलग अलग समूह बना लेते हैं। प्रथम वर्ष के समूह में सब नए छात्र हैं, वहां समरूपता है। फिर हम हर समूह में से कुछ लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में ये नियम पूरी तरह उलट जाता है। हाँ, इसमें हम आबादी को ऐसे समूहों या क्लस्टर्स में बांटते हैं जो अपने आप में पूरी आबादी का एक छोटा रूप हो। जैसे किसी शहर का एक मोहल्ला। बिल्कुल सही। एक मोहल्ले में अमीर, गरीब, युवा, बुजुर्ग सब रहते हैं। वो मोहल्ला अंदर से एक जैसा नहीं है, वो विषम यानी हेट्रोजीनस है। और हम उस मोहल्ले के कुछ लोगों को चुनने के बजाय पूरे मोहल्ले का ही अध्ययन कर लेते हैं। एकदम सही। तो मूल अंतर यह है कि स्तरीकृत में समूह अंदर से एक जैसे होते हैं और क्लस्टर्स में समूह अंदर से मिश्रित होते हैं। बहुत खूब। अब जब ये सब हो जाता है, डेटा इकट्ठा हो गया, नमूने ले लिए गए, तब आती है अंतिम परीक्षा। हाँ, मापन और सांख्यिकी, मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स का स्तर, वो कसौटी जो ये तय करती है कि हमारा पूरा शोध किसी काम का है भी या नहीं। स्रोत में इसके एक तीरों और निशाने की तस्वीर दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो टारगेट वाली तस्वीर। ये मापन की विश्वसनीयता और वैधता को समझाती है। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, इसका मतलब है स्थिरता। मान लीजिए मैं तीरंदाजी कर रहा हूं। मैंने 5 तीर चलाए और पांचों तीर बोर्ड के बिल्कुल किनारे पर एक ही जगह जाकर लगे। ये विश्वसनीय है
क्योंकि मेरा प्रदर्शन लगातार एक जैसा है। लेकिन क्या ये वैध या वैलिड है? वही तो। वैधता का अर्थ है सटीकता। क्या आप वास्तव में वही माप रहे हैं जो आपको मापना था? आपके तीर एक साथ एक ही जगह तो लगे, लेकिन वे केंद्र पर नहीं लगे जो कि आपका असली लक्ष्य था। बिल्कुल। तो एक बेहतरीन शोध वो है जहां आपके सारे तीर ठीक लक्ष्य के बीचों बीच लगे, यानी वो उच्च रूप से विश्वसनीय और उच्च रूप से वैध दोनों हों। हाँ, और जब हमारा डेटा इस कसौटी पर खरा उतरता है, तब सांख्यिकी ग्राफ का रूप लेती है। एक आदर्श स्थिति में हमें सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मिलता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक सुंदर घंटी या बेल शेप के आकार का होता है, जहां ज्यादातर लोग बीच में होते हैं। मध्यमान, माध्यिका और बहुलक सब एक ही बिंदु पर होते हैं। मीन, मीडियन, मोड। लेकिन वास्तविक दुनिया की परीक्षाएं अक्सर इतनी आदर्श नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली दुनिया के ग्राफ एक तरफ झुके हुए होते हैं, जिन्हें स्क्यू कहा जाता है। हाँ, और यहाँ ना नाम थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे समझना सच में एक आहा मोमेंट था। मान लीजिए एक नकारात्मक स्क्यू या नेगेटिव स्क्यू वाला ग्राफ है। ठीक है। इसमें ग्राफ की पूंछ बाईं ओर यानी माइनस की तरफ खींची होती है, लेकिन इसका ज्यादातर डेटा यानी इसका पहाड़ दाईं ओर होता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर छात्रों ने मध्यमान से बहुत ऊंचे अंक हासिल किए हैं। हाँ, मतलब टॉप किया है सबने। नाम नकारात्मक है, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब यह है कि वो टेस्ट छात्रों के लिए बहुत आसान था। हर किसी ने टॉप कर लिया। क्या बात है। और सकारात्मक स्क्यू में ग्राफ की पूंछ दाईं ओर होती है और डेटा बाईं ओर जमा। इसमें ज्यादातर छात्रों के अंक बहुत कम आते हैं। मतलब वो टेस्ट एक डरावना सपना था, बेहद कठिन। ओह, तो ये स्क्यू सिर्फ कागज पर बनी आकृतियां नहीं है, ये इंसानी अनुभवों का गणितीय रूप है। बिल्कुल। और हमारे ब्लूप्रिंट का अंत एक बहुत ही गहरे विचार पर होता है कि अनुसंधान की ये पूरी प्रक्रिया एक अखंड श्रृंखला है। मैक्रो स्तर से लेकर मेसो स्तर और अंततः माइक्रो स्तर तक सब कुछ जुड़ा है। हाँ, अगर आपके दर्शन यानी एपिस्टेमोलॉजी में ही ये खोट है कि आप इंसानों को पत्थर समझ रहे हैं, तो आपके द्वारा बनाए गए ग्राफ और सांख्यिकी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वे कभी भी सत्य को बयां नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। यही पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सबक है। ये पूरे सफर का सार है। आज हमने देखा कि कैसे समाजशास्त्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं बटोरते, वे इस बात से जूझते हैं कि हम उन फैक्ट्स को देखते कैसे हैं। बिल्कुल। एक दार्शनिक विचार से शुरू होकर चरों की भूल-भुलैया और सैंपलिंग की बारीकियों से गुजरते हुए हम सांख्यिकी के ठोस धरातल तक पहुंचे। यह साबित करता है कि किसी इंसान के व्यवहार को मापना दुनिया का सबसे जटिल काम है ना? इंसानों को समझना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के इस सत्र को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं, जिस पर शायद कोई भी व्यक्ति बाद में खुद मंथन करना चाहे। बताइए। आज हमने रिफ्लेक्सिविटी और डबल हर्मेन्यूटिक्स पर काफी बात की। हमने जाना कि इंसान का अध्ययन करने वाला इंसान खुद अपने पूर्वाग्रहों को जांचता है। जी। लेकिन आज की दुनिया में हमारे व्यवहार, हमारे लाइक्स, हमारे ट्वीट्स का अध्ययन कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम कर रहे हैं। अरे हाँ, एआई सब कुछ ट्रैक कर रहा है। मशीनें हमारा समाजशास्त्र लिख रही हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक मशीन कभी रिफ्लेक्सिव हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या एआई कभी ये समझ पाएगा कि वो जिन इंसानों के डेटा को खंगाल रहा है, वे इंसान खुद भावनाओं और उलझनों से भरे हुए हैं? या फिर वो बस डेटा को डेटा की तरह देखेगा? वही तो। या क्या ये एआई केवल हमारे ही इंसानी पूर्वाग्रहों, हमारे ही नस्लवाद या हमारे ही गुस्से की अंधी नकल करेगा और फिर उसे एक ठंडे, निर्विवाद, गणितीय सत्य के रूप में दुनिया के सामने पेश कर देगा? ये तो डरावना भी है और सोचने लायक भी। बिल्कुल। क्या भविष्य का समाजशास्त्र इंसानों का नहीं, मशीनों का होगा? ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। खैर, आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार जब कोई भी सर्वे पढ़ें या कोई वैज्ञानिक आंकड़ा देखें, तो याद रहे कि उस एक नंबर के पीछे दर्शन, डिजाइन और हर्मेन्यूटिक्स का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और हम मिलेंगे हमारे अगले गहन विश्लेषण में। अलविदा।